जफर, वकार अहमद और आरिफीन भी अंदर हाल में ही थे। बाकी साथी बाहर लॉन में थे। अमारा ऊँटों की तेज जुम्बिश के साथ कुछ पड़ते हुए हाल में गश्त कर रही थी। फिर वो हाल के वस्त में खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ देखते हुए चलाई। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ। अमारा ने ये बात 3 बार दोहराई, मगर कोई जवाब न मिला। उसने लंबा सांस खींचा और एक बार फिर बुलंद आवाज में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ हाल में मौजूद हो। अगर सामने नहीं आना चाहते तो हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दो। हाल की छत पर लगा हुआ क्रिस्टल का फानूस बुरी तरह झूलने लगा। जो खवातीन इस फानूस के नीचे थीं, वो तेजी से वहां से पीछे हट गईं। फानूस जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। इस पर लगी क्रिस्टल की गोलियां दूर दूर तक बिखर गईं। औरतें बाहर भागने लगी। अमारा चीखती चलाती इन्हें रोकने की कोशिश करती रही। आप इस तरह बाहर ना जाएं, बाहर भी आपकी जान को खतरा है। आप उसी जगह पर रहीं तो मैं आपकी जानें बचाने की कोशिश करूंगी। मगर औरतें अमारा की बात सुनने को तैयार नहीं थी। पानी के रेले की तरह बाहर निकलती औरतों में कब जरगाम अंदर घुस आया, किसी को भी खबर ना हुई। कुछ खवातीन ने अमारा की बात समझ ली और वहीं रुक गईं। जरगाम बेखौफ सबके सामने आ गया। उसने अपनी जेब से लोहे की चमटी निकाली। कौन हो तुम? साहिल इश्तियाल में जरगाम की तरफ बढ़ने लगा तो जफर ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो जो कोई भी है करने दो। वो जो कर रहा है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है। वो लोहे की चमटी को मुख्तलिफ जावियों में हरकत देने लगा। एक खास सिमत की तरफ वो लोहे की चमटी अपने आप बचने लगी। जरगाम ने अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसने जल्दी से इस डब्बे से चटक की भर राख निकाली और उसे इस सिमट में उछाल दिया। चमटी बचना बंद हो गई और इसका रुख खुद ब खुद दूसरी जानिब हो गया और वो फिर से बचने लगी। जरगाम ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर इस सिमत में राख उछाल दी। राख के जर्रात में गैर मरी वजूद जाहिर हो गया। माहिन चीख उठी, खयाम मेरा बेटा। राख चढ़ते ही वो रूहानी जिस्म गायब हो गया। जरगाम ने फिर अपनी चमटी को हरकत दी और खयाम की मौजूदगी जाहिर होने पर उसने मुट्ठी भर राख हवा में उछाल दी। खयाम का हुआ में मुअल्लक रूहानी जिस्म एक बार फिर जाहिर हो गया। इस बार इसकी नजरें माहिन की तरफ थी। चेहरे पर वफा के एहसासात और आंखों में चाहत की तरफ थी। माँ को सामने देखकर वो जरगाम जैसे हरीफ को भूल गया था। माहिन जज्बात की रूह में बहती हुई इस साई की तरफ भागी जो चंद सातों में ही गायब हो गया। वकार अहमद आगे जाके उसे ले आया। खुद पर काबू रखो, तुम्हारी गफलत सबको खतरे में डाल सकती है। जरगाम अपने असल रूप में आ गया। जिन ताकतों पर तुझे इतना घमंड है ये मेरी ही दी हुई है। मुझसे आंख मिचौली ना खेल। अगर वाकई ताकतों का हामिल है तो आ मुझसे मुकाबला कर। हुआ में एक रोशनी की शाह जाहिर हुई और छत की तरफ बढ़ती हुई गायब हो गई। जरगाम समझ गया कि खयाम ने इसका चैलेंज कबूल कर लिया है। वो हाल के दरवाजे की तरफ भागा और हाल से बाहर निकलकर खुले मैदान में खड़ा हो गया। रोशनी की शॉ एक बार फिर जाहिर हुई और जरगाम के सामने जमीन की तरफ बढ़ती हुई खयाम के वजूद में तब्दील हो गई। अतराफ में खड़े हुए लोग चीखते चलाते पीछे हटने लगे। हाल में मौजूद तमाम लोग बाहर आ गए। ये सनसनीखेज मंजर देखकर लोग खौफजदा हो गए। बेटे को सामने देखकर माहिन और वकार अहमद तरफ कर रह गए। अमारा ने तजब्जुब सी कैफियत में साहिल की तरफ देखा। ये सब क्या हो रहा है? ये दूसरा शख्स कौन है? हम उन दोनों में से किसको अपना दोस्त समझी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आज बहुत बड़े राज से पर्दा हट जाएगा। जरगाम ने तय कहा बुलंद किया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगे। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, वरना तुम मेरे इशारों पे चलने पर कभी इनकार न करते। मेरा रास्ता वो नहीं जो तूने वशा, फवाद और हुरिया को दिखाया था। मेरा हमजाद मसखर करके बेशक तुमने मुझे बहुत सी ताकतें दी हैं, मगर मुझ पर तेरा अमल उल्टा हो गया। मेरे साथ जो रूहानी ताकतें हैं वो शैतानी नहीं है। मुझे रब ने तेरी मौत के लिए चुना है। शायद उसी लिए मुझसे मेरा मादी वजूद ले लिया। जरगाम ने तमसखराना अंदाज से खयाम के रूहानी जिस्म को देखा जिसमें से आर पार की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। अगर मुझसे मुकाबला करना है तो मादी वजूद में आओ। खयाम ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी पेशानी पर रख लिया। वो एक भयानक भैरिये की सूरत इख्तियार कर गया। भैरिये बिन मानसों की तरह छलांगी मारते हुए एक दूसरे पर झपट रहे थे। वो खंजर जैसे नोकीले पंजों से एक दूसरे को जमीन पर पटकते। जफर तजब्जुब की सी कैफियत में साहिल की तरफ देखने लगा। पता ही नहीं चल रहा कि उन दोनों में जरगाम कौन है। साहिल ने उनकी पिस्टल की नाल को पीछे कर दिया। आप अपनी पिस्टल जेब में वापस डाल लें, हमें जरगाम को जिंदा सलामत पकड़ना होगा। एक खूंखार भेड़िया हुआ में उड़ता हुआ घर की छत पर जा खड़ा हुआ। दूसरा भी धाड़ता हवा में उड़ता हुआ छत पर चला गया और फिर उनकी खौफनाक जंग शुरू हो गई। फिजा में गड़गड़ाहट और दिलखराश चीखें गूंजने लगीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दरिंदा मारी तकलीफ की तड़पता है। देखते ही देखते वो दोनों लोगों की नजरों से ओझल हो गए। साहिल और जफर बेचैनी से इन्हें ढूंढने लगे, मगर अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। साहिल दौड़ता हुआ पोर्च की तरफ बढ़ा। वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार थी। वो जफर की गाड़ी में बैठ गया। इसकी नजर कभी दाएं अतराफ की गाड़ियों की तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ खड़ी गाड़ियों की तरफ जाती। कुछ ही देर बाद जरगाम जख्मी हालत में उसी गाड़ियों के करीब नजर आया। वो सिल्वर कलर की कल्टेक्स में बैठा और अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर वहां से निकल पड़ा। साहिल ने फौरन अपनी गाड़ी पार्किंग से नहीं निकाली। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी गाड़ी वहां से निकाली और बहुत होशियारी के साथ जरगाम की गाड़ी के पीछे लगा दी।
वो जरगाम का ठिकाना जानना चाहता था, जहाँ पर रह के वो ये शैतानी खेल खेलता था। जरगाम की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी, इसके पीछे साहिल की गाड़ी थी, इसलिए जरगाम को शाइबा तक न हुआ। वो काफी दूर तक जरगाम का पीछा करता रहा, मगर इशारे के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियां रुकी तो जरगाम को साइड मिरर से साहिल की गाड़ी नजर आ गई। ग्रीन सिग्नल का इशारा मिलते ही गाड़ियां दौड़ने लगी। जरगाम वहां से निकल गया। सीएनजी रेड लाइट इशारा देने लगी और गाड़ी झटके खाने लगी और फिर बंद हो गई। साहिल ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी तो जैसे जाम हो गई। उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। ओह मेरे खुदाया, ये मौका हाथ से निकल गया। जरगाम वहां से फरार होने में कामयाब हो चुका था। अमारा ने वहां पर मौजूद मर्दों और खवातीन को तसल्ली दी, आप सब इत्मीनान से बैठ जाएं, खतरा टल गया। ने खवातीन से अल्तमास की कि वो हाल में बैठकर कुरान पाक पढ़ें। ये कुरान पाक की बरकत ही है कि हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हम सब महफूज है। आइए हम सब खुदा की इबादत करके दुआ मांगते कि खुदा हमें उन शैतानी ताकतों से बचने का रास्ता बताए। रुखसाना और एमन ने भी खवातीन को हौसला दिया और वो सब दोबारा हाल में बैठकर कुरान पाक पढ़ने लगे। कोई नहीं जान सका कि जीत खयाम की हुई या जरगाम की। सबके दिल वाव दिमाग में बस तजस्सुस भरा खौफ रह गया। बचने की राह मिली भी और गुम भी हो गई। खयाम की झलक देखने के बाद से ही माहीन की तबीयत ठीक नहीं थी। डिप्रेशन से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। वकार अहमद ने उसे बेड पर लटाया, उसे मेडिसिन दी। अमारा भी माहीन के करीब बैठ गई। उसने खुलूस से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये बात तो आपने तस्लीम कर ली थी ना कि खयाम अब दुनिया में नहीं है, मगर आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि खयाम की रूह नेक मकसद की तरफ मसखर है। वो उन बदरूहों में से नहीं है जो लोगों को मौत के घाट उतार रही है, बल्कि शायद वो हम सब के लिए मसीहा बिन के आया है। फिर अमारा ने साहिल की तरफ देखा। तुम कह रहे थे ना कि हम बगैर हथियार के जंग लड़ रहे हैं और हमें वो राह भी मालूम नहीं जिससे हम दुश्मन तक पहुंच सकें। अब हमारे पास हथियार भी होंगे और वो रास्ते भी जिनसे हम अपने दुश्मन तक पहुंच सकेंगे। दयान ज्ञान के जरिए खयाम की रूह से राब्ता में करूंगी। तुम रूह का नाम लेती हो तो मेरा कलीजा कट्टा है। मेरी आंखों में मेरा जीता जागता खयाम ही बसा है। रब मेरी जान ले लेता मगर मेरे बेटे को कुछ ना होता। माहीन फूट फूट कर रोने लगी। वकार अहमद उठकर दूसरे कमरे में चला गया। जफर और अमारा भी इसके पीछे पीछे चल पड़े। वकार अहमद ने ठंडी आग भरी, नासमझ औरत खुदा से गले कर रही है। फवाद, खुरिया, वशा और खयाम तो हराम मौत मरे हैं। उनकी मौत खुदकुशी ही है, ना ही उनकी रूहों को चैन आएगा और न हमें। जफर ने इसके शाने पे हाथ रखा। माहीन तो औरत है, कमजोर है, तुम तो हौसला रखो। फिर जफर अमारा से मुखातिब हुआ, तुम जो बात कह रही थी वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि आज के अमल के बाद वो रूहें हमें नुकसान पहुंचाती हैं या नहीं। हमें इन्हें खुद से छेड़ना नहीं चाहिए। अगर हमें उनकी तरफ से कोई खतरा महसूस हो तो हम कोई अक़दाम करेंगे। इमारत तमसखर आमेज अंदाज में मुस्कुराई, रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाली बदरूहें हमें इतनी मोहलत नहीं देंगी कि हम कोई अक़दाम कर सके। आप लोग इतना करें कि रोजाना कुरान पाक पढ़ें, नमाज बाकायदगी से अदा करें। मुझे जो करना है वो मैंने सोच लिया है। जब भी आपको कोई खतरा महसूस हो आपने मुझसे राब्ता करना है। ये कहकर अमारा ने अपना कार्ड जफर की तरफ बढ़ाया। इसमें मेरे क्लिनिक का भी नंबर है और घर का भी। साहिल अमारा की तरफ बढ़ा, आप तो अभी कुछ देर रुकेंगी ना? नहीं, मुझे जाना होगा। मैंने एक पेशेंट को वक्त दिया है, वो क्लिनिक में मेरा वेट कर रहा होगा। आप लोग मुझसे हर वक्त राब्ता रखें, जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस कदर गंभीर सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अब मैं चलती हूँ। अमारा ने जाते हुए पलटकर साहिल की तरफ देखा। तुमने जरगाम का पता लगाना है, हमारा इस तक पहुँचना बहुत जरूरी है। इस शैतानी दरिंदे का पता तो मैं जरूर लगाऊंगा। मैं और आरिफीन मिलकर ये काम करेंगे, साहिल ने कहा। अमारा वहाँ से चली गई। जफर के घर से वो सीधी अपने क्लिनिक गई। फारिग होने के बाद उसने अपनी असिस्टेंट से चाय मंगवाने को कहा। इसकी असिस्टेंट अंबर इसके लिए चाय लाई तो अमारा सर पकड़े बैठी थी। खैरियत है, आप परेशान लग रही हैं? अंबर ने पूछा। बहुत पेचीदा मसला है, मैंने अपनी 8 साल की प्रैक्टिस में ऐसा मसला हैंडल नहीं किया, मगर वो खानदान इतनी मुश्किल में है कि मैं हर हाल में उनकी मदद करूंगी। आखिर ऐसा क्या मामला है? बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी। उसी दौरान अमारा के घर से फोन आ गया। इसकी वालिदा राबिया ऑनलाइन थी। जी अम्मी जान। अमारा ने फोन रिसीव किया। अम्मी की जान, तुमने पूरे 7 बजे घर आ जाना है, किसी मरीज को चेक नहीं करना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 7 बजे आपके पास पहुँच जाऊँ। बड़ी माजरत चाहती हूँ, मुझे 9 बजे तक क्लिनिक में रुकना होगा। मैं घर आके आपको सब कुछ समझाऊंगी। उसने रिसीवर रखा और बकशेल्फ से कोई किताब ढूंढने लगी। इसे अपनी मतलूबा किताब मिल गई। वो किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। अंबर अलमारी की किताबें तरतीब से रखने लगी तो अमारा ने तिरछी नजर से अंबर की तरफ देखा कि ऐसा करूस तो रूम में जितनी भी हमजाद से मुताल्लिक किताबें हैं सब ले आओ। अंबर ने फट्टी फट्टी आंखों से अमारा की तरफ देखा। हमजाद, इमारा बाजी, आप किस किस्म का केस हैंडल कर रही हैं? फिलहाल मैंने जो तुमसे कहा है वो करो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। इमारा किताब के सफ़हात तेजी से पलट रही थी। शायद उसे वो मौजू नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी।
अंबर कमरे से जा चुकी थी। उसे स्टोर रूम में किताबें ढूंढने में काफी वक्त लग गया। अमारा ने इतनी देर में बकशेल्फ से 2 किताबें और निकाल ले। अंबर धूल से अटी हुई 4 किताबें लेकर ऑफिस में दाखिल हुई तो अमारा की हंसी छूट गई। अंबर खुद धूल से अटी आसार कदीमा का कोई मुजस्समा दिखाई दे रही थी। हंस ले आप, इतना तो होता नहीं कि मुलाजिमा से कह के स्टोर रूम की सफाई करवा ली। उसने ठप से धूल से अटी किताबें मेज पर रख दी। अमारा बेजारी से खांसने लगी। किताबें तो साफ कर देती, सारा टेबल गंदा हो गया है, मुझे पकड़ा दो, मैं साफ कर देती हूँ, तुम जाके अपना हुलिया ठीक करो। अंबर वहाँ से चली गई। अमारा ने किताबें साफ की और फिर उनका मुताला शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद अंबर भी आ गई। अमारा ने एक किताब अंबर की तरफ बढ़ाई। तुम ये किताब पढ़ो, कोई खास बात नजर आए तो मुझे बताना। अंबर भी अमारा के साथ मुताला में मसरूफ हो गई। अमारा ने अपना लैपटॉप ऑन किया और खास मालूमात जो उसने किताबों से इकट्ठी की लैपटॉप में सेव करने लगी। अंबर ने किताब अमारा की तरफ बढ़ाई। ये देखो हमजाद मसखर करने का तरीका। अमारा ने किताब सामने रखी और वो मालूमात भी सेव कर ली। उसने किताब अंबर की तरफ बढ़ाई। इस किताब में ढूंढो कि शैतानी अमलों में सरगर्म हमजाद को किस तरह काबू किया जा सकता है। अंबर ने किताब ली और दोबारा पढ़ने में मसरूफ हो गई। उसी मसरूफियात में कब उठ बज गए पता ही नहीं चला। अमारा अपने क्लिनिक का चक्कर लगा के दोबारा आकर बैठ गई। ऑफिस में अंबर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हम दोनों अकेले इस क्लिनिक में क्या करेंगे? तुमने रिसेप्शन वालों को और गेट कीपर को भेज दिया है, यहाँ तक कि मेडिसिन के स्टोर में भी कोई नहीं है। अमारा अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे से चलती हुई उसके करीब आई। जो काम हमने करना है उसके लिए तन्हाई बहुत जरूरी है। तुम नहीं हो इसलिए घबरा रही हो, तुमने तो उसी कमरे में रहना है। बस ये ख्याल रखना है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लिनिक को खिला देखकर कोई भी आ सकता है। और फिर जो काम मैं करने जा रही हूँ इसमें कोई भी गड़बड़ हो सकती है। अमारा ने अपना कोट उतारा और अपना दोपट्टा सर पर ओढ़ लिया। इसने ऑफिस की दीवार में लगा दरवाजा खोला और इस कमरे में दाखिल हो गई जो उसने खास तौर पर रूहानी इलाज के लिए मखसूस किया था। कमरे की दीवारों पे कुरानी आयात आवेजा थी। कमरे में कोई अलीकटरक लाइट ऑन नहीं थी, बड़ी कैंडल्स स्टैंडर्स पर लगी हुई थी। कमरे में खास फर्नीचर नहीं था, एक दीवान सीट था और एक सिंगल पिलिंग जिस पर मरीज को लिटा के अमारा रूहानी और नफ्सियाती दोनों तरह के इलाज करती थी। अमारा कैंडल्स जलाने लगी। अंबर इसके कहने के मुताबिक इस दूसरे कमरे में ही बैठी थी। कमरे में कुछ रोशनी हो गई तो अमारा ने दरवाजा बंद कर लिया और बाकी कैंडल्स भी जलाने लगी। कमरे में इसकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। सारी कैंडल्स जलाने के बाद वो दायरे में पड़े हुए और कैंडल्स की तरफ आई। उसने दिए रोशन किए। पूरे कमरे में मोमबत्तियों की मलगजी सी पुरस्कार रोशनी फैल गई। इमारा मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाते हुए दायरे में दाखिल हो गई और फिर जमीन पर बैठ गई। इसके पास ही एक शीशे का ग्लास और ताश के पत्ते पड़े हुए थे। उसने एक नजर इस सामान की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। वो काफी देर तक उसी तरह कुछ पढ़ती रही, फिर इसने आंखें खोल दी। इसने जमीन पर एक छोटी सी शीट बिछाई। शीट पर कुछ जाचे खींचे हुए थे। उसने शीट के दरमियान में शीशे का ग्लास रख दिया और उसके चारों तरफ ताश के पत्ते रख दिए। ताश के पत्तों के ऊपर अपनी उंगलियां रखें और पत्तों के ऊपर अपनी उंगलियों को इस तरह हरकत देने लगी गोया कि वो पियानो बजा रही हो। इस अमल के साथ साथ वो कुछ पढ़ भी रही थी। इसके अमल के मुताबिक इसके हाथों की उंगलियों की हरकत के साथ ताश के पत्तों में भी हरकत होनी चाहिए थी, मगर ताश के पत्ते साकत ही रहे। फिर इसने उल्टे रखे हुए ग्लास के ऊपर अपनी अंगुष्ठ रखी और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। वो खासी देर तक अपना खास अमल पढ़ती रही मगर ग्लास में भी कोई हरकत नहीं आई। उसने आंखें खोले और मबहूत नजरों से ग्लास और ताश के पत्तों की तरफ देखने लगी। इस तरीके से मैंने कई बार रूहों से बात की है मगर आज क्या बात है, मेरा अमल काम नहीं कर रहा। इसने वही सारा अमल दोबारा दोहराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो मायूस होकर उठ गई। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया और सारी कैंडल्स बुझा दी। कमरे से बाहर निकली तो अंबर ने हैरत से पूछा, इतनी जल्दी अमल खत्म हो गया? बात नहीं बनी, 7 दिन के बाद दोबारा कोशिश करूंगी। अब घर चलते हैं। अमारा ने अपना हैंड बैग उठा लिया। अंबर ने सिक का सांस लिया। शुक्र है। अमारा ने इसे घूर कर देखा। प्लीज इस तरह घूर कर मत देखो, यूं लगता है कि आपके अंदर कोई रूह आ गई है। अंबर ने ऑफिस का सामान समेटते हुए कहा। बकवास बंद करो और जल्दी चीजें समेटो, अमारा ने कहा और फिर खुद भी इसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर सारी चीजें समेटे और फिर ऑफिस बंद करके दोनों गाड़ी में बैठ। अमारा गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सारे रास्ते खामोश ही रही। उसने पहले अंबर को ड्रॉप किया, इसके बाद अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़ी। इसके जहन में सोचों का एक जाल सा बन गया था जिसमें वो उलझी जा रही थी। अमारा अपने ध्यान में गाड़ी चला रही थी कि अचानक इसका जहन सो गया। इसके आसाब जैसे किसी और के जहन के ताबे हो गए। उसने गाड़ी किसी और सिमत मोड़ ली। शहर की आबादी से दूर इसकी गाड़ी धूल अराती हुई कच्ची जमीन में रुक गई। ख्वाब से बेदार होने जैसी कैफियत में इसके जहन को झटका सा लगा। उसने अपने चारों ओर देखा तो खौफो थरथराहट की झुरझुरी उसके पूरे वजूद से गुजर गई। वो कब्रिस्तान में थी। उसने स्टीयरिंग पर रखे अपने हाथों की तरफ देखा। मैं यहाँ कैसे आ गई? उसने गाड़ी स्टार्ट की और रिवर्स गियर लगाया मगर इसके जहन में ख्याल सा उभरा कि कोई ताकत है जो इसे यहाँ तक लाई है, उसे कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए।
इसने गाड़ी रोक ली और गियर नॉर्मल करते हुए हैंड ब्रेक खींच लिया। वो गाड़ी से उतरी तो एक बार फिर कब्रिस्तान के खौफनाक सन्नाटे ने इसके कदम रोके। उसने हौसले का लंबा सांस खींचा और चल पड़ी। कब्रिस्तान में खौफ से थरथराती खामोशी, गंभीर तारीकी और छोटे छोटे जानवरों की सन्नाटे को चीरती हुई बुरी बुरी आवाजें गूंज रही थी। चांद की 14वीं रात थी। इतनी रोशनी थी कि मारा बा आसानी चल सकती थी। इसके हाथ में टॉर्च थी मगर उसे अभी इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई थी। वो फिजा में सहमी सहमी नजरें घमाते हुए धीरे धीरे चल रही थी। तंग कच्चा रास्ता था जिसके दोनों अतराफ कब्रें थी। वो बहुत एहतियात से चल रही थी। वो ज़हनी तौर पर किसी भी पुरस्कार क़ुव्वत का सामना करने के लिए तैयार थी जो उसे यहाँ तक ले आई थी। उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। इसका दिल धिक से रह गया। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई बौखलाई हुई बोली, कौन है वहाँ? वो आवाज़ कब्रिस्तान की दाईं जानिब से आई थी। वो दाईं जानिब की कब्रों की तरफ बढ़ने लगी। उस जगह चलना बहुत मुश्किल था। कब्रें बहुत करीब करीब थी। इसका पाँव कभी किसी कब्र पर और कभी किसी कब्र पर रखा जाता। वो अपने कदमों को सकीर कर एहतियात से चलने लगी। काफी देर चलने के बाद उसे एक कब्र दिखाई दी जिसके ऊपर चिराग जल रहा था। इस कब्र के आसपास काफी खुली जगह थी। वो कब्र अमारा की तवज्जो का मरकज बन गई।